वेलकम टू एनसीईआरटी स्कूल। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की जो साइंस की किताब है उसका पहला चैप्टर भोजन के घटक। तो अभी एनसीईआरटी स्कूल के साथ जुड़ जाइए और मैं भी साथ में पढ़ूंगा, आप भी साथ में पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है मैं तो पढ़ूंगा ही और आप यहाँ पे देखें, और अगर टाइम नहीं है तो फिर आप हेडफोन ला के सिर्फ सुन लें। और अगर साथ में आप प्रिंटेड बुक लेकर आप पीडीएफ से पढ़ते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हो ठीक है, अगर बुक से पढ़िएगा तो रिटेंशन पावर जो है वो थोड़ा सा और बढ़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा ये पहला चैप्टर गणित साइंस एनसीईआरटी की साइंस कक्षा 6 और ये पहला चैप्टर भोजन के घटक। पिछली कक्षाओं में हमने खाद्य पदार्थ की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत में विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया गया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया गया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है, दूसरी में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसलिए अतिरिक्त अन्य भोजन में भी आप अप्पम, मछली तथा सब्जी हो सकती है। दाल या मांस। दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकती है। इस तरह के आहार में कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। सूची के कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी को पूरा कीजिए। कुल मिलाकर कहना यह है कि हमारे जो यहाँ पे देखिए भारत में स्टेट वाइज जाइएगा तो जो स्पेशली बिहार में है तो हम लोग चावल, दाल, सब्जी के साथ भुजिया और ये चोखा ये लेते हैं। तो वहीं साउथ में जनरली भोजन जो है इडली सांभर है, और वही आप मुंबई में जनरली जो खाना है वो दूसरे तरह का है, राजस्थान में दूसरे तरह का है। तो ये वो बताने की कोशिश किया जा रहा है। कभी कभी हम अपने भोजन वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि ये हम यात्रा में हो तब हम वही खाना ले जा सक जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों को यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो जरूर होती है। आगे देखिए इसमें क्रियाकलाप। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरा खाद्य पदार्थ में हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनती है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलती है। ये देखिए एक जो सारणी 1/1 में है, विभिन्न क्षेत्र राज्य के कुछ सामान्य भोजन, जैसे पंजाब में मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही, घी। आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर का दाल, कुंदरी, मट्ठा, घी, अचार। हम लोग में यहाँ पे आप ले चावल, दाल, सब्जी, अचार और दही दूध भी रेगुलरली चलता रहता है यहाँ से। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनी होती है जो हमें पादप या जंतुओं से क्या है ये पादप जंतुओं से मिलती है। इस कच्चे सामग्री के संघटक क्या हैं? कच्चे सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक कौन सा, ये आप याद रखिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश जिसे फाइबर कहा जाता है तथा जल भी शामिल है जिन्हें हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थ, अब ये देखिए यहाँ से, क्या सभी खाद्य पदार्थ में सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधि से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री पके हुए भोजन में कौन सा एक से अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को कर परीक्षण को सारणी 1.2 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी। कुछ
आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। यानी कहने का परख नली, अब ये सब इस शब्द में नहीं जाइए। ये जो परीक्षण करने के लिए जो है ना, इसमें आप सल्फेट तथा कास्टिक सोडा का विलयन आपको चाहिए बस। बाकी आप किसी भी थोड़ा बहुत किसी डब्बे में या किसी ग्लास में भी डालिएगा तो आपका परीक्षण हो जाएगा। पके भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षण से प्राप्त परीक्षण के सारणी 1.2 में दर्शाया गया तथा लिख सकते हैं। सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ, सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ, सारणी में कुछ परीक्षण प्राप्त दर्शाए गए हैं, लिख सकते हैं। इन सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर भी कर सकते हैं। अन्य परीक्षण सब इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी रसायन खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। अगर परीक्षण करते समय आप खाने और चखने का प्रयास मत ही कीजिए तो वो सही है। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से तैयार कर सकते हैं। आइए हम विभिन्न खाद्य पदार्थ की जांच करके देखें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार के होते हैं? हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे भोजन में जो पाए जाते हैं मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट वो मंड या शर्करा, जिसे स्टार्च कहते हैं, शर्करा के रूप में होती है। चलिए ये देखिए आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी प्रणाली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। जो पॉसिबल नहीं है आपके घर पर हो, स्कूल में अगर आपके पास लैब है तो वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीमीटर जल में 200 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाती है। 100 मिलीमीटर, ये सब जो सारी चीज़ें हैं वो आप घर पे मुश्किल है करना, आप इसे अपने स्कूल के लैब में कर सकते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। आप देखिए क्या होगा परीक्षण होने क्रियाकलाप को। परीक्षण के लिए हम खाद्य पदार्थ की कच्ची सामग्री, परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु एडेन विलियन की 2-3 बूंदे डाल दीजिए। खाद्य पदार्थ का रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाती है। अगर आप प्रशिक्षण कर रहे हैं और इसमें रंग काला या नीला है तो उसमें क्या दर्शाती है कि इसमें जो स्टार्च या मंड है उसकी यानी कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो अधिक है। इस परीक्षण को इस परीक्षण को इस परीक्षण को किसी खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए। जांच कीजिए किस में मंड है। अपने परीक्षण सारणी 1.2 में लिखिए, जो करिए उसमें लिखना है। आप घर पे कीजिएगा प्रोटीन के परीक्षण, यहाँ पे कीजिएगा। प्रोटीन के लिए जो परीक्षण होता है वो कैसे होता है ये आप देखिए। प्रोटीन के लिए परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पोस्ट अथवा चूर्ण बना लीजिए। आवश्यक होती है खाद्य पदार्थ का थोड़ी मात्रा को पीस कर मसल कर उसमें चूर्ण का एक साफ परखनली एक पाइप की तरह होता है, वो आगे दिखाएगा भी, ये डाल दे। 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाए। अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? बैगनी कलर। आपने क्या देखा? क्या परख नली की पदार्थ जो है वो बैगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग के खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। काला और अगर नीला रंग है तो वो आपको दिखाएगा क्या? काला और नीला रंग है तो इसका मतलब उस खाद्य पदार्थ में जो प्रोटीन की मात्रा है, ये देखिए काला या नीला रंग अगर है तो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा ये मंड या यानी कार्बोहाइड्रेट मंड या स्टार्च के रूप में जो रहता है उसकी मात्रा ज़्यादा है। और अगर परीक्षण करने पर बैंगनी रंग दिखता है तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। ये तो हमने कर लिया। कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण किया, यानी नीला और काला होगा तो कार्बोहाइड्रेट होगा, मात्रा ज़्यादा होगी पदार्थ में, और बैगनी कलर का रहेगा तो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी। और अब हम चलते हैं वासा के लिए जो परीक्षण होती है उसके लिए। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़ों को लपेट कर कूट लीजिए ध्यान से। चलिए ये इसमें अपना सब कुछ से करके आप देखिएगा, जो अवेलेबल नहीं होगा वो लैब से ले लीजिएगा, जो कागज फट ना जाए। ये देखिए अभी इसे हम पढ़ रहे हैं खाद्य पदार्थ की
थोड़ा सा समस्या होता है फ़ोन से, लेकिन कोशिश तो करना ही है। देखिए, ये खाद्य पदार्थ का अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज़ के टुकड़े पर लपेट कर कूटिए। ध्यान रखिए, अब इस नेक्स्ट पेज में ध्यान रखिए, उसको कूटते समय कि कागज़ फट ना जाए। अब कागज़ सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज़ किसी प्रकाश के सामने लिए, क्या आपको धब्बे से होकर आने वाली धुंधला प्रकाश दिखाई देती है? कागज़ पर तेल का धब्बा पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी-कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थ का कागज़ पर धीरे-धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया तो वो सूख जाएगा। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो आपको पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। अब इतना कुछ तो ये हो गया, आप नॉर्मली समझिए, अब समोसा खाने जाइए। अब एकदम नॉर्मल समझिए आप। आप समोसा खाने जाइए और समोसा जिस कागज़ पे आप रखते हैं, समोसा खा लेने के बाद उस कागज़ से देखिए तो आर-पार दिखेगा और ऑयली दिखेगा। मतलब उसमें तेल जो होता है उस तरह का दिखेगा। तो उस तरह का अगर आप धूप में रखिए और फिर भी तेल ये दिख ही रहा है, जैसे समोसा में ज़ाहिर-सी बात है कि तेल ही दिखेगा। तो इसका मतलब कि उसमें फैट यानी वसा अवेलेबल है, और अगर उसमें नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब कि उसमें वसा नहीं है। तो यही परीक्षण है, आम भाषा में इसे यही कहा जाता है। ये परीक्षण दर्शाता है कि वसा, प्रोटीन तथा मंड सभी खाद्य पदार्थ में उपस्थित है। कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे। जैसे खाद्य पदार्थ में कभी-कभी जल की मात्रा अधिक हो सकती है। इस दशा में पदार्थ के कागज पर धीरे रगड़िए और कागज सुखा दिए। इसमें तेल के धब्बा ना रहे तो यह स्थिति नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाता है? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड सभी खाद्य पदार्थ में उपस्थित है जिनके आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? ये जरूर होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? हम तीन पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, अगर रंग नीला और काला हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन यानी कि रंग बैंगनी हो तो उसमें प्रोटीन हो, और वसा के लिए यानी उस पे जो वो अगर वो छाह जो है किसी पेपर पे अगर उसका छाह बना हुआ है धूप में भी तो इसका मतलब उसमें वसा है। खाद्य पदार्थ का परीक्षण किया था। विटामिन, खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों में हम इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? अब आगे बढ़ना है। विभिन्न पोषक, ये देखिए हेडलाइन, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, याद रखिए। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आप कोई नॉर्मली खाना खाइए और फैट यानी कि जो समोसा जिसमें ऑयली जो चीज़ होता है वो ज़्यादा खाइए, तो आपका बहुत जल्दी, जिसमें ज़्यादा फैट अवेलेबल होता है वो जल्दी आपको लगेगा कि आपका पेट भर चुका है। ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। इंस्टेंट ऊर्जा मिलता है, जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा वो उसको क्या कहते हैं? हम ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। इसमें क्या सब, ये देखिए, शकरकंद, आलू, ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूजा, आम, मक्का, चावल, बाजार। और ये आपको याद नहीं रखना है, बस आप एक नॉर्मल काम कीजिएगा। अभी सबके पास मोबाइल फ़ोन रहता है, तो जब भी आप बाज़ार कोई चीज़ लेने जाइएगा, तो जैसे मान लीजिए अगर आप बाज़ार गए, नॉर्मली गन्ना लिए या गन्ना देखे, ठीक है? बस उसी समय गूगल पे सर्च करिए, गूगल में किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा रहती है, बस आपका काम हो जाएगा क्लियर। फिर आपने मान लीजिए वहाँ पे जाके आम देखा, फिर उसके बारे में जान लिया, फिर बाजरा कभी देखा, फिर चावल देखा, बस इसी तरह से आप इसको याद करना चाहिए, तो याद हो तो जाएगा, आसान है, लेकिन इस तरह से आप कीजिएगा तो उस तरह से आपके पास ज़्यादा स्टॉक रहेंगे। अभी देखिए ये जो थे ये अब क्या है, एक 4, अच्छा, कार्बोहाइड्रेट कुछ स्रोत, इसमें सरसों का तेल है, सूरजमुखी का, नारियल का तेल है, मूंगफली का मांस है। ये देखिए, ये क्या 1.4 वसा के कुछ स्रोत है, ठीक है? तो ये हैं वसा के स्रोत। इसमें क्या है? घी, दूध, मक्खन, क्रीम, मांस, मछली, अंडा। ये अगर आप ये खाइए तो आपको जल्दी पेट भरा टाइप का लगेगा। अब नीचे आ जाइए, ये चीनी, ये विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं। फिर विटामिन बी के कुछ स्रोत हैं, जिसमें चावल, गेहूँ, यकृत, जो हम लोग खाते हैं यकृत, क्या कहते हैं इसको मतलब, या जो खाते नहीं मांस में, अंग्रेजी में मैं भी नाम भूल रहा हूँ उसे, वो ये है।
तो और विटामिन सी के कुछ स्रोत, तो विटामिन सी में नॉर्मली सी बात है जिसमें खट्टापन ज़्यादा होता है, तो यानी नींबू आंवला तो है ही आपके पास, अमरूद को भी ध्यान रखिएगा, संतरा को ध्यान रखिएगा और टमाटर को ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, ये है नींबू, जिसमें खट्टापन होता है तो इसको तो आपको याद ही है। और अमरूद ध्यान रखिएगा, मिर्च भी में भी इसी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और टमाटर और संतरे में भी। अब ये है प्रोटीन के कुछ स्रोत, पादप स्रोत, जंतु स्रोत। ठीक है, ये जो है, अब ये यही दिक्कत हो जाता है फ़ोन में। देखिए इसमें तेरी, इसमें जो है ये पादप यानी पेड़ पौधे से पाने वाले स्रोत है, जिसमें प्रोटीन हमें मिलते हैं। उसमें ये देख लीजिए, सोयाबीन है, मटर है, चना है, मूंग है, तुअर का दाल है, राजमा चावल ना। और ये सब जो दूध हमें कहाँ से मिलती है, जंतु से मिलते हैं। और अंडे भी जीव जंतु से ही मिलते हैं, वो दूध का ही ये पनीर बनता है, मछली है, मांस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। जिसमें प्रोटीन युक्त होता है उसको हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन हमारे आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने की सहायता करता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार की विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारे, अब ये देखिए, विटामिन ए हमारे विटामिन ए हमारे त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखते हैं। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। इसलिए कहते हैं कि जो खाने में आप या तो आंवला के चटनी या फिर नींबू का रस जरूर ही इस्तेमाल करें। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करती हैं। ये तो ज़्यादातर धूप से ही मिलती है, धूप में घूमे फिरे रहे, खेले कूदे, हमारे शरीर की सहायता करते हैं। विटामिन से भरपूर भोजन चित्र 1.6 और 1.9 में दिखाए गए हैं। तो चलिए इस चित्र को देखा जाए। अब ये देखिए, आयोडीन के कुछ स्रोत। ठीक है, यह है पालक, अदरक, मछली, दही, केकड़ा, फास्फोरस के कुछ स्रोत। ठीक है, तो इसमें है, और ये है फास्फोरस के कुछ स्रोत। इसमें दूध, केला, ये आयरन का जो लोहा का है, ये फास्फोरस के, ये सब जो सारी स्रोतें हैं। कैल्शियम के कुछ स्रोत में ये सब आ गए। और ये क्या है, खनिज लवण के कुछ स्रोत, इनमें ये आ गए खनिज लवण के स्रोत, कैल्शियम के स्रोत, लोहे के स्रोत और फास्फोरस के स्रोत। ठीक है, विटामिन डी के स्रोत हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है यहाँ से, यार लगता है लैपटॉप लेना पड़ेगा। हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोग इसकी कमी हो जाती है। खासकर शहर में जो है इतनी जगह की कमी है, तो छत पे भी, छत भी रहता तो छत के बगल में तो छत बनाए थे, तो उसमें भी धूप आता ही नहीं। हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर की उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक दिन खनिज लवण की आवश्यकता होती है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत को चित्र 1.10 दर्शाया गया। अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने भी सारणी 1.2 में परीक्षण इस बात को देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में निश्चित पोषक मात्रा की दूसरी पोषक मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण तक चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। अगर चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है तो अब बताइए इसका कलर क्या हो जाएगा, नीला या काला? इसका परीक्षण करेंगे तो ठीक है, दिख होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषक के अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। फाइबर हमारे खाने में, ये देखिए, आहारी रेशे जो है रुक्षांश के नाम रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की मुख्यतः पादप उत्पादों से ही होती है। फाइबर जो है वो हरे सब्जी में ज़्यादा होती है। स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां, रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक
रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक है और इसके आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर को मदद करते हैं। तो फाइबर जो है रुक्षांश वो ये प्रोटीन तो पोषक तत्व तो प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन रुक्षांश बिना पचे जो भी भोजन हमारे अंदर नहीं पचता है उसको बाहर निकालने में रुक्षांश यानी फाइबर की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। देखिए, जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जो पानी पीते हैं उसका काम क्या है, वो उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है और अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने की सहायता करता है। इसलिए कहते हैं कि पानी ज़्यादा पिए। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होते हैं जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत भी हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। चलिए देखा जाए। एक टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट दीजिए। क्या ऐसा करते समय आपको हाथ गीले होते हैं? जब भी हमारे घर में किसी फल या सब्जी को काटा छीला या मसला जाता है तो ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। ऐसा करते समय आपको किसी ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलेगा जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थ जल होता है, कुछ सीमा तक ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके लिए अतिरिक्त कोई खाद्य पदार्थ की को पकाते समय हम उसमें डल जाते हैं। जैसे कहने का अर्थ, जैसे फल उल जो है उसमें तो पानी रहता ही है, तो जो एक और बाहर से भी हम लोग पानी पीते हैं तो उससे भी हमारे जो पानी की जरूरत है शरीर का वो उससे भी पूरा हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं संतुलित आहार के बारे में। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व अनावश्यक अधिक और ना ही कम हमारे शरीर में आहार की मात्रा रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लिए लो आयु वर्ग के लोगों के लिए एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर के कार्य पर भी निर्भर करता है? एक सप्ताह की एक अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कर लीजिए। जांच कीजिए प्रतिदिन भोजन आप करते हैं क्या उसमें भी सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं? दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग, चना, किण्वित नवित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिसल रोटी, थेपल, अनाज व दाल से बना, केला, पालक, मतलब जो भी सारी सब्जियां तथा इस प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक हैं उपलब्ध कराते उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं, हमें उचित तरीके से पकाना भी आना चाहिए। ये देखिए, पहली क्या जानना चाहती हैं? पहली यह पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? पोषक तत्व नष्ट ना हो, क्या आप जानते हैं कि बकत ये आप ऊपर से हैं, ये क्या है? ताकि इसके उचित प्रकार का भोजन प्राप्त नहीं है उसे उचित तरीके से पकाना भी जाना चाहिए ताकि उसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। यानी कि सब्जी को छीलने के बाद नहीं काटिए, हालांकि छीलिए ही नहीं, जिसको छीलने की जरूरत नहीं होता है, लेकिन हम तो शहर में रह रहे हैं, हम लोग बस दिखाने के लिए बहुत कुछ छील देते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके लिए साथ साथ हमें पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्म से नष्ट हो जाता है। क्या ये उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार के फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बूझे ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन को अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगी।
क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसमें तली हुई चीजें, समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक की थी? निस्संदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए सही और शरीर के लिए सही नहीं है, बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक मोटापा का कारण होता है, यानी ज़्यादा फैटी चीज़ खाइएगा तो ज़्यादा मोटापा हो जाएगा। अभावजन्य रोग, ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप नोट करिए। एक व्यक्ति खाने के पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे अवधि तक रहती है तो व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव में शरीर में रोग का प्रकृति उत्पन्न कर सकती है। रोग जो लंबे अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरोध हो जाना, उसकी लंबाई नहीं बढ़ना, चेहरे पर सूजन हो जाना, बालों का रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारी और पेशिक्षु आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित है तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विटामिन और खनिज लवण के अभाव से विटामिन रोग अधिक विकसित हो सकती है। इनमें कुछ सारणी परित्र में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोग की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इसी अध्याय में हम अपने स्वयं से यह जानने की कोशिश की विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करती है। चलिए अब आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है, इसके स्क्रीनशॉट आपके पास तो बुक है, बुक से ही पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं से डाउनलोड कर लीजिए। विटामिन और खनिज के अभाव में होने वाले कुछ रोग, ये हमेशा आपके अगर कंपटीशन के छात्र, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ अधिकतर कंपटीशन के ही छात्र होंगे या फिर जो भी क्लास 6 के होंगे तो वो तो फिर अच्छे से पढ़ेंगे ही। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ, देखिए विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, जिसे रतौंधी कहते हैं, ठीक है। कमजोर दृष्टि, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी दिखाई देना, इसको कहते हैं रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन बी से बी ही होता है, देखिए ए से होता है आई, ठीक है, आई रिलेट करिएगा। बी से बैरी बैरी, यानी बी से डबल बी, बी 1 से बैरी बैरी, दुबली पेशी और कम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी से स्कर्वी, यानी सी से सी स्कर्वी ही। डी से आर होता है, यानी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। कैल्शियम सिंपल सी बात है, अस्थिया और दंतक्षय। आयोडीन की कमी से घेगा रोग, गायटर, और लोह की कमी से आरक्तता यानी कि खून की कमी। ठीक है, इसको आप बार बार देखते रहिएगा तो याद हो जाएगा। संतुलित आहार, बेरी बेरी कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वासा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, मंड, विटामिन, ये शब्द थे। अब ये देखिए, ये नया, इसमें नए वाले जो है नई एनसीईआरटी है उसमें ये अपडेट मिला है। यह एफएफएसआई के मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थ का लोगो है। खाद्य पदार्थ के सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक में प्रमुख विटामिन और खनिज को मिलाकर उसे पोषक तत्वों का उत्तम बनाना है, तो इस पे ये लोगो रहेगा। अब सारांश में आप देखिएगा या क्वेश्चन आंसर बनाइए, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आंसर खुद से ही बनाना चाहिए, हालांकि फिर एक सारांश पढ़ लेते हैं। हमारे भोजन मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में हर रेशे तथा जल भी होते हैं, सही बात है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर के रोग को रक्षा करने के लिए सहायक है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के आवश्यक सभी पोषक तत्वों का तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उत्पादन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, हमारे हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्व की कमी से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकता है, यानी कि अभावजन्य रोग हो सकता है। अब इसे अभ्यास करिए। हमारे भोजन मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए, कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, जो भी है लिखिए। निम्नलिखित निम्नलिखित के नाम पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट पोषक जो हमारे, ये जो है इसका कार्बोहाइड्रेट पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होता है, उसका नाम लिखा जाए। विटामिन जो हमारे अच्छी दृष्टि के लिए होता है, यानी ई से आई, ठीक है। वो खनिज अस्थि के लिए आवश्यक है, वह खनिज अस्थियों के लिए आवश्यक है। विटामिन डी, हाँ, विटामिन डी ही ना अस्थियों के लिए। ये देख लेता हूँ मैं, तो फिर बाद में लोग कहेंगे कि सॉरी, कैल्शियम। विटामिन डी नहीं, विटामिन डी रिटेक्स होता है, अस्थियों को मुलायम होकर मुड़ जाना, और कमजोर अस्थियों के लिए कमजोर कैल्शियम।
ये ठीक है, कमजोर के लिए कैल्शियम। दो ऐसे पदार्थ का नाम लिखिए जिनमें पोषक तत्व की मात्रा उपलब्ध होती है। इसमें हो जाएगा दो, इसमें हो जाएगा प्रोटीन और ये आहारी रेशे। इनमें कथन को सही गलत कर लीजिए। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर को पोषक तत्व पूरा कर सकते हैं? नहीं, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों से रोकथाम की जा सकता है सही शरीर के लिए। ये सही, ये नहीं। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए, सही है। शरीर को सही पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, ये गलत है। रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, अभाव में होता है। डी से क्या होता है? रिकेटेक्स होता है, विटामिन डी की कमी से रिटेक्स होता है। बी से बी विटामिन बी यानी पहले में तो विटामिन डी के अभाव में रेटिकेस यानी पहला में आर हो जाएगा। और की कमी से यानी बी विटामिन बी 1 की कमी से बेरी विटामिन सी के अभाव से, विटामिन सी के अभाव से हमारे भोजन के अभाव से रतौंधी होती है, ए में होता है। और विटामिन सी से क्या है? सी से विटामिन सी भूल गए, विटामिन सी स्कर्वी, सी से सी ही यानी स्कर्वी, ठीक है। प्रस्तावित परियोजना क्रियाकलाप सिद्धार्थ चट्टाट कीजिए। ये तो आपको खुद से करना है संतुलित आहार चार्ट करके, तो कुल मिलाकर ये ऐसा ही है। आपको कुछ याद नहीं करना है दोस्तों, बस एक बार मेरे साथ पढ़िए, मेरे साथ ही क्या आप खुद भी पढ़ सकते हैं। आप ऐसे ही एक बार पढ़िए और फिर इसे बस आप जो मेन तैयारी कर रहे हैं अपने कंपटीशन का, उसके साथ साथ बस उसको देखते जाइए। और ठीक लगा और साथ में पढ़ रहे हो तो NCERTSCHOOL एनसीईआरटी स्कूल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मन है तो कर दीजिए, और वरना सिर्फ पढ़िए, सब्सक्राइब की क्या ज़रूरत है। पढ़िए और रिजल्ट लाइए और अच्छे समझिए। ये बेसिक है, फिर आगे का दूसरा चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अरे यार, फोन से पढ़ाना बड़ा मुश्किल है जी। सर, स्टॉप कहाँ से होगा? आइए देखो कितना लंबा वीडियो जाएगा जी। तो बस आप भी बस साथ में पढ़ते रहिए।